चलिए भी शुरुआत करेंगे पार्ट 6 की, है ना। आपके जो 5 पार्ट हैं एडवांस में इसके ऑलरेडी डन हो चुके हैं। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, और ये जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स हैं इनको आप समझ सकते हैं, और फ़ायदा तो आपको होगा ही होगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस पहले क्वेश्चन को, ये आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है और ए आपका है लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है कि ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर साइन ए आपका 3/5 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये आपका 4। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए की वैल्यू तो गिवन ही है 3/5, लेकिन इस लाइन को मत भूल जाना कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये आएगी 4/5 और इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा -1/5 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भाई आ जाएगी 1/25। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखो और बताओ कैसे करोगे। पढ़ो पहले तो, देखो क्या करना होगा। साइन ए की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू पूछी है 1 + tan स्क्वायर ए। तो वही वाली बात कि साइन ए आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो बेस क्या हो जाएगा, √n² - m²। आपको 1 + tan स्क्वायर पूछा है। वैसे तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आपने ये वाली एंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ से जो sec थीटा होगा वो √1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। इसकी जरूरत नहीं थी। तो 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो मुझे मिली वो क्या मिली, sec स्क्वायर है। अब मुझे sec की वैल्यू पता करनी होगी यहाँ से, और sec होता है आपका हाइपो अपॉन बेस। तो ये आ गया आपका n/√n² - m², और बाहर इसके स्क्वायर लगेगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा n² अपॉन n² - m²। दैट विल बी द वैल्यू। क्लियर। तो आपका जो पहला ये आंसर बनेगा ये आपका इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये तरीका आपको अपनाना होगा। तो करने के तरीके और भी हो सकते हैं। आप यहीं से 10 की वैल्यू निकाल के इसमें डाल के कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन आप जिस तरह इसको मिनिमाइज करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो इसे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। देखो मैं क्लियर कर देता हूं आपको, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अगर कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके 2 पॉइंट दे रखे हो, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे पहला पॉइंट हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो आपका x2 y2, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसका जो स्लोप होता है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1, और ये होता है x2 - x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर ये x1 है और ये y1 है, और ये आपका x2 है और ये y2 है। तो y2 आ गया 7 और y1 आ गया आपका 3, x2 आ गया 4 और आपका x1 आ गया 2। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 और नीचे आ गया 2, तो फाइनल वैल्यू आ गई 2। तो जो स्लोप आ जाएगा, ये जो लाइन है इसका स्लोप आ जाएगा 2। क्लियर, इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ठीक है, चले आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल है 180 और रेडियस है 12। दूसरा सेक्टर है, इसका सेंट्रल एंगल है 90 और रेडियस भी सेम है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर। देखो बात को समझो, अगर रेडियस सेम है दोनों की, तो जो सेक्टर के एरिया डिपेंड करेंगे वो डिपेंड करेंगे एंगल्स पर। तो पहले का एंगल है 180, दूसरे का एंगल है 90, तो रेशियो कितना आ गया आपका 2:1। तो जो एरिया होंगे वो भी किस रेशियो में होंगे, 2:1, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम है। जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है πr² थीटा अपॉन 360। क्लियर, तो दूसरे का भी आप यही रखेंगे πr² थीटा अपॉन 360। अब πr² खत्म, 360 से 360 खत्म, तो केवल एंगल्स पे डिपेंड करेगा कि उनका रेशियो क्या होगा आपके एरिया का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं।
व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए 10 साइड पॉलीगन। देखो पॉलीगन जो होता है वो एक एंक्लोज फिगर होती है, एंक्लोज का मतलब बंद फिगर होती है, उसकी साइड है आपकी कितनी 10। अब आपको इसका ऑल इंटीरियर एंगल का सम बताना है, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल का सम। तो इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है कि जितनी भी साइड दे रखी है उसमें से आप 2 माइनस करेंगे और 180 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8:180 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1440। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1440। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आई बात। तो ये होता है किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, अगर आप इसमें साइड 10 है तो 10 रख लेंगे, 6 है तो 6 रख लेंगे, 8 है तो 8 रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो समझो, ये आपकी लाइन हो गई जो ज्वाइन करती है 2, 8 और 6, 4 को। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ये बिल्कुल मिड से जाएगी लाइन। तो सबसे पहले आपको इस मिड पॉइंट के क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं मैं आपको बताया। तो अगर ये x1 है और ये y1 है, और अगर ये x2 है और ये y2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये आ जाएंगे 2 प्लस 6/2 और ये आ जाएंगे 8 प्लस 4/2। तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 6। ये इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये तो आप भी समझ गए कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर है। और एक बात आपको जाननी होगी कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो वो उसको सेटिस्फाई कराता है। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये जो 4 और 6 दिख रहे हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए करते हैं पहली में सेटिस्फाई। तो y की वैल्यू 6, ये माइनस का 4 और माइनस का 10, नहीं हो पा रही बात, तो ये पहला फेल हो गया मामला। दूसरे में रखते हैं b में। तो b में अगर आप रखने लग जाते हैं तो y की वैल्यू 6, 4 माइनस 2, नहीं हुई बात समझ में। c में रखते हैं तो y की वैल्यू 6, ये माइनस का 4 और प्लस के 10। हाँ तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बहुत अच्छी बात हो गई। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, 6 = 4 + 2, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अब सारा खेल है कि या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है, लेकिन एक और चक्करबाजी है कि अब आपको इस पे काम करना पड़ेगा स्लोप पे, क्योंकि 2 आंसर बन गए। तो अब क्या करें, तो अब हम निकालेंगे इस लाइन का स्लोप, ये जो आपको दिख रही है स्काई ब्लू में, है ना। इस लाइन का स्लोप अगर मैं m1 मान लूं और इस लाइन का स्लोप मैं m2 मान लूं, और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब आपको एक बात समझनी है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 हमेशा क्या होता है, -1 होता है। अब m1 क्या आएगा, मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, अभी आपने पिछले उसमें क्वेश्चन में पढ़ा था। m1 आएगा y2 - y1, तो 4 - 8, और x2 - x1, ये m1 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया -4/4, जिसको हम कह सकते हैं -1। तो ये -1 आ गया, तो यहां से जो m2 आ गया वो 1 आ गया, ये वाला m2। अब बस आपको ये चेक करना है कि किस इक्वेशन में m2 आपका 1 है। क्लियर। अब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी होती है y = mx + c, तो इसमें m स्लोप होता है। अब इसका जो स्लोप है वो तो -1 है, लेकिन इसका स्लोप क्या है 1, तो दैट्स वाई इट इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा है। एक इक्वेशन और, मतलब अगर आपको इक्वेशन ही निकालनी है डायरेक्टली, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस पॉइंट से अगर लाइन जा रही है और ये आपका m2 है, तो आप ये इक्वेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, y - y1 = m x - x1, जिसमें x1 और y1 हो जाएंगे ये पॉइंट। तो y - x, m की वैल्यू 1 और x - 4। अगर आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू वही आ जाएगी जो आपको दिख रही है, y की वैल्यू वही आ जाएगी, x + 2। ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं, इनको बढ़िया से समझना है, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सारा आइडिया लेना है। ये अभी जो 2-3 दिन मतलब 4 जो होगा ना मॉक, उसमें यही सब बातें रिपीट हुई थी, तो ये इन बातों को आपको समझना है पेपर में, इनको फोकस कैसे करना है। क्लियर। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। आपको इसकी वैल्यू पूछिए किसके बराबर होगा। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में आया। तो इसको कैसे करना है देखो। सबसे पहले आपको दे रखा है 19 का क्यूब, ये दे रखा है 20 का क्यूब, ये दे रखा है 39 का क्यूब, और ये दे रखा है 118। तो इसको हम यूनिट डिजिट से करेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे? इसमें 9 का यूनिट डिजिट क्या आएगा बताइए? 9 का क्यूब है, तो 9 का जो यूनिट डिजिट आएगा अगर आप ध्यान दें तो आपका 9 ही आ जाएगा। जीरो में तो जीरो ही आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा और इसका 8 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज सोचने वाली है कि अगर मैं इनको प्लस वालों को जोड़ लूं तो 9 और 8 17, 17 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो बेसिकली 8 आएगा। 8 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली एक चीज समझनी होती है, ये जो आपको 39 का क्यूब दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। तो आपको क्या समझना है, 9 और 8 17 होते हैं ना, तो बेसिकली आपको वहां से 7 लेना है और ये वाला 9 लेना है। तो ये 9 नहीं लिया जाएगा, बेसिकली 9 तो लिया जाएगा। ये माइनस का 9 जो है ये बड़ी वैल्यू है, आपने केवल यूनिट डिजिट तो निकाला है, ये वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी। तो माइनस के 9 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी और वो भी माइनस की, तो आंसर तो माइनस ही आना है। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। एक और क्वेश्चन था जो पिछले भी आपके वीडियो में आया था, उसमें यहाँ पे आपको यही सोचना है कि आपको यूनिट डिजिट से ही काम को करना है। क्लियर? नहीं तो ये क्वेश्चन होना मुश्किल है, क्योंकि आप 39 का क्यूब कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात आपको जाननी है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पर आपको सोचने की ये वैल्यू बहुत बड़ी है भाई। अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली जो इसकी वैल्यू बनेगी वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जो 7 वैल्यू है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस की 2 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉट ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो फाइन वैल्यू पूछिए कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझनी है, कॉसेक में और कॉट में कोई रिलेशन होता है क्या? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कॉट की वैल्यू इसने ये वाली दे रखी है, तो यहां से आप कॉसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये जो कॉट है यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसका स्क्वायर करके यहाँ पे रख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। या ऐसा ही कुछ देख लेते हैं, चलिए। या सिंपली आप क्या कर लीजिए, कुछ हो पाएगा क्या? कर तो सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पर उससे हो क्या जाएगा? अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है जो कि 1 प्लस कॉट होगी, तो सिंपली अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ऐसा करता हूं, मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको। देखो आप क्या करो, आप इसका स्क्वायर करो। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर है, और इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस k2। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कॉट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है -1, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है आपका 1 होता है। तो यहां से जो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी कॉसेक स्क्वायर ए -1, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए -k1, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 को आप इधर ले जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर ए आपका क्या आ जाएगा बताओ? x² प्लस 1/x² प्लस k3। तो दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो ये काम आपने करना होगा। तो इसमें एक्चुअली इस पहली वाली चीज का आपको स्क्वायर करना था, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें फिर आगे क्या करना है। ठीक है, वो जो पहली वाली बात हम कर रहे थे कॉसेक स्क्वायर को लेके चल रहे थे, उससे आंसर मुश्किल हो जाता, बट इससे आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यही बातें समझनी है जो आपको पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है।
इसको समझते हैं। द क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको वैल्यू पूछी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसके रूट्स क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं क्लियर कर दूं, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो जो कि आपकी ऐसे लिखी हो, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और अगर इसके रूट हो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। बी है आपका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और ए है आपका एक्स क्यूब का मल्टीपल। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ए का क्यूब माइनस के 4a स्क्वायर प्लस के 5a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो अगर इसने ये इसके वेरिएबल्स दिए, मतलब इसके जो रूट्स दिए हैं वो एक्स वाई जेड दिए हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस, माइनस तो आना ही है तो माइनस का 4 ये वाला, और ए के साथ 1 है तो 1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो 4 बन जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 4। ये ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और नीचे किसका एक्स क्यूब का मल्टीपल, ये वैल्यू आपकी बनती है। तो ये आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं, पढ़ो और ट्राई करके देखो कैसे करोगे। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर और ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, है ना, ये ऑफ होगा, ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ टावर, हम समझते हैं। तो एक 120 मीटर हाई का एक टावर है और इसके अपोजिट साइड एक यहाँ पे कार है और एक यहाँ पे कार है, और एंगल बन रहे हैं 30 एंड 45। तो इसको 45 ले लेते हैं और इसको 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। सबसे पहले अगर 120 है और 45 है तो ये लेंथ भी 120 होगी यहाँ से यहाँ तक की, इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, 30 120 है तो ये कितनी होगी 120√3। हमेशा ये आपको समझना है, अगर ये हाइट h होती है तो ये क्या होती है h√3, और ये h है 45 है तो h होती है। अब ये टोटल डिस्टेंस आपसे पूछिए, तो 120 प्लस 120√3, तो 120 आपका कॉमन आ जाएगा, तो √3 प्लस 1, तो ये 120√3 प्लस 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इसको डील करना है। ठीक है, कर पाएंगे? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फिगर है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। फिगर के बाद कैसे इसको डील करना है, मतलब कैसे इसमें कंसर्न बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं। ए वर्टिकल पोल TF हैज इज बेस F ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट A 25 मीटर फ्रॉम F। अच्छा, एक TF बना लेते हैं। अब इसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट A 25 मीटर फ्रॉम F, ये 25 मीटर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द T इज x, तो यहाँ से एलिवेशन मिला और ये एंगल मिला x, ठीक है ना। फ्रॉम अदर पॉइंट B 75 मीटर फ्रॉम F, तो बेसिकली ये डिस्टेंस 50 मीटर की हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन y आ गया, तो यहाँ से एंगल y आ गया। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 25√3, तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ये आपको समझना है। देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी जो कि आपको क्लियरली समझनी है। अगर ये 25√3 है और ये 25 है तो ये डेफिनेटली एंगल 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ऐसा क्यों? देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये हाइट h है तो अगर ये एंगल 30 है तो ये h√3 होता है। सुनना गौर से। और अगर ये एंगल 60 है और ये x है तो ये हमेशा क्या होगा? x√3। और अगर ये एंगल 45 है तो ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये 25√3 25, तो ये एंगल 60 हुआ। अब बात करते हैं यहाँ की, ये 25√3 और ये टोटल कितना है 75,
तो ये अगर 25√3 है और अगर मैं इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है 75 आ जाएगा। तो ये 75 है नीचे, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30। क्लियर। अब आपसे पूछा है x प्लस वाई, तो आंसर आ जाएगा 60 प्लस 30, तो दैट विल बी द 90 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, डन है बात। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। Creating a frustum, a right circular cone is slight parallel to its base. The height of the original cone is 30 सेंटीमीटर। तो भाई कोन बना लेते हैं एक, और इसकी हाइट पूरी है 30 सेंटीमीटर, है ना। और इसको आपने 10 मीटर के वर्टेक्स पर कट मार दिया, एंड द कट इज मेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाला 20 हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम टू दैट ऑफ द एंटायर कोन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं, जो इसके यहाँ पर दो कोन्स आपको दिखेंगे, एक बड़ा वाला कोन, एक छोटा वाला कोन। आप इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल सकते हैं अगर आपको हाइट पता है तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इनका जो रेशियो होगा वो होगा हाइट 1 का क्यूब और हाइट 2 का क्यूब। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी है 10 हाइट, तो 10 का क्यूब, और इस पूरे की हाइट है 30 का क्यूब। 0 से 0 कट हो जाएगा, दोनों पे ही क्यूब है, तो वैल्यू आ जाएगी 1:9। मतलब 1 वॉल्यूम इसका है, ये जो ऊपर वाला कोन दिख रहा है आपको, ध्यान देना, और 9 वॉल्यूम है इस पूरे कोन का। ये रेशियो में ही चल रहा है सब कुछ। अब आंसर पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम टू द एंटायर कोन। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आएगा, 9 में से आप 1 माइनस करेंगे तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 8 आ जाएगा। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 8 आ गया और एंटायर कोन का वॉल्यूम था 9। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8:9। ओके, बट एक चीज समझते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे। 10 और आपका हाइट का क्यूब करेंगे, ओरिजिनल को कट इट मेड 10 सेंटीमीटर, एक सेकेंड रुको, एंड द कट इज मेड 10 सेंटीमीटर द वर्टेक्स, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम टू द एंटायर कोन। हाँ तो वॉल्यूम तो, हाँ पूरे के वॉल्यूम में, अच्छा क्यूब करेंगे ना, अरे भैया, अरे क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब आपका 27 आएगा, तो ये वैल्यू 27 आ जाएगी। 27 में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 28। तो अब आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम 28 होगा और कोन का वॉल्यूम 27 होगा। तो राइट आंसर आएगा, पूरे का तो 27 है और इसका 26 आएगा भाई। अरे भाई क्या होगा, है ये 26 आएगा, तो आंसर आएगा 26:27। एक्चुअली यहाँ पे 3 का क्यूब आना था 27, तो 27 पूरे का वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम 1 होगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 26। आपसे पूछा है फ्रस्टम का वॉल्यूम, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 26 है और पूरे कोन का वॉल्यूम है 27, तो ये रेशो आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो जब भी ये स्लाइसिंग होगी, ध्यान रखिएगा, जब भी ये स्लाइसिंग होगी तो एक बात आपको जान लेनी है कि जो वॉल्यूम्स होंगे वो हमेशा कोन्स के आप रेशो निकाल पाओगे। तो कोन्स के वॉल्यूम्स का जो रेशो है वो आपका आता है हाइट्स के क्यूब में। तो ये आपका आ गया था 10 रेशो, 10 का क्यूब रेशो 30 का क्यूब, तो ये आप कर लेंगे। ये 27 है पूरे का वॉल्यूम, इसका 1 है, तो ये 26 होगा, रेशो आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आज का सेशन रहा। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर मुझे बताएं। बातें जो आपको बिल्कुल एकदम सटीकली समझनी है वो ये है जो आपके सामने देखने को मिल रही है, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ों को बढ़िया से करते रहेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको लाइक कर सकते हैं, बढ़िया से आगे चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन की तरफ। ओके।